पीसीएस 2026 का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में जा चुका है। लगातार आपकी तैयारियां बेहतर हो रही थी, लेकिन कैलेंडर आने के बाद में मन में एक दुविधा हम सबके बीच में है कि पेपर इतना आगे जा चुका है कि अब अपनी तैयारी को हम कैसे कंटिन्यू रखें। हम सबके साथ एक चैलेंजिंग्स ये आती हैं कि एग्ज़ाम डेट जब हमारे ध्यान में होता है तो हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाते हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छा मौका ये भी है कि आप प्रीलिम्स से पहले अपने मेंस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी बात है कि वो मेंस अपना तैयार कर सकते हैं। आपके पास प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के ओवरऑल अभी पूरा 1 साल है। इन 1 सालों में अगर लगातार आप प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं में देने वाला है। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि आप आने विगत जो भी पढ़े हैं आप उन्हें कंटिन्यू रखें और आगामी 4 या 5 महीनों के लिए आप थोड़ा-सा मेंस ओरिएंटेड होकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। जैसे कि जीएस के 6 पेपर हैं, उन 6 पेपरों को अगर आप 1-1 महीने में 1-1 पेपर तैयार करेंगे, तो 6 महीने में आपके 6 पेपर तैयार हो जाएँगे। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। मैक्सिमम मान के चलिए कि आप अगस्त तक भी चले जाएँगे, तो इनमें आपका पूरा का पूरा मेंस तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स के लिए 3 या 4 महीने मोर देन सफिशिएंट है अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो। आप बिल्कुल नए विद्यार्थी नहीं हैं, तो 3 या 4 महीने प्रीलिम्स के लिए बेहतर माना जाता है। इसमें आप एक कोशिश ये कर सकते हैं कि जो मेंस का पेपर है, पीवाईक्यू आप तैयार कर लीजिए और यूपी पीसीएस 1 के द्वारा जो अभी मेंस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसको आप प्रतिभाग कर सकते हैं। अभी ओवरऑल जीएस फर्स्ट टू फोर्थ पेपर कंप्लीट हो चुका है। अभी कंटिन्यू यूपी पीसीएस के 1 के द्वारा जीएस फिफ्थ और जीएस सिक्स पेपर का मेंस डिस्कशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका फिफ्थ और सिक्स पेपर इधर तैयार हो जाएगा और फिर इसके बाद यूपी पीसीएस 1 जीएस फर्स्ट पेपर से लेकर के फोर्थ पेपर की तैयारी आपको एक साथ करवा देगी। तो मान के चलिए कि अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो 5 या 6 महीने में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रोग्राम है मेंस को लेकर के, उसमें आप अपनी तैयारी बेहतर कर पाएँगे। जहाँ पर आपको बेहतर गाइडलाइन भी दिया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, मेंटरशिप की बातें होती हैं, कैसे उत्तर लिखना है ये आपको बताया जाता है। साथ ही में पूरे पेपर को लेकर के जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से पूरा मेंस का कोर्स आपका कंप्लीट किया जाता है जिसमें आपको पीडीएफ कंटेंट नोट्स भी दिए जाते हैं जिससे कि आप पढ़ सकें। आप एक कंसाइज फॉर्म में जाकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ और आपके मन में इधर-उधर भटकाव ना होने पाए। ये एक आपकी बेहतर बेहतर रणनीति हो सकती है कि अभी मेंस ले लें और फिर हम लास्ट के 3-4 महीने प्रीलिम्स को फोकस करना शुरू कर दें। बट हम यहाँ से एक चीज़ ये करेंगे कि अभी आपको 2 या 3 चीज़ें करने की आवश्यकता है। जैसे नंबर 1, पहला काम तो आपको ये करना है कि 1 साल का करंट अफ़ेयर आपको तैयार करते हुए चलना है। मतलब करंट अफ़ेयर आप मान के चलिए कि जनवरी या फिर हो सके तो दिसंबर से शुरू कर दीजिए। अगर आप जनवरी से भी करते हैं तो ठीक है। जनवरी से लेकर के और मान के चलिए कि नवंबर 2026 का पूरा करंट अफ़ेयर आपको तैयार करना है। एक चीज़ तो आप ये मानिए, मतलब आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे से जाकर के करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा काम आप करें, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक? जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, आप इन पीवाईक्यूज़ को तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अभी आप इस पे फ़ोकस मत दीजिए। अगर सही तरीके से आप 15 या 20 मिनट इस पे टाइम देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा और मान के चलिए 2 घंटे अगर आप पीवाईक्यू को भी देते हैं तो भी अभी ठीक है और बाकी जो आपका रेस्ट टाइम बचता है, वो आप मेंस ओरिएंटेड अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें हम बस एक चीज़ ये करेंगे कि जो भी आपके टेस्ट लगे हैं प्रीलिम्स 2026 को लेकर के यूपी पीसीएस 1 के द्वारा, जैसे हमारा जो आगामी टेस्ट है यूपी पीसीएस 1 का वो आपका होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पीडीएफ टेस्ट है, इसको लेकर के हम अभी काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ में जो आपका डेली टेलीग्राम पर क्विज चलाया जाता है, उसके माध्यम से आप अपने पीवाईक्यू को तैयार करते हैं। ठीक है,
सो यूपी पीसीएस 1 के द्वारा आपके पीसीएस 2026 के लिए मान के चलिए 2 बैच रनिंग में है। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और दूसरा आपका मेंस ओरिएंटेड है। दोनों बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये मान के चलिए कि जैसे-जैसे हम चीज़ों को बेहतर करते हुए आगे बढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते जाएँगे। ठीक है? अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो पहली चीज़ आप ये मान के चलिए, हमारी कोशिश ये होगी कि डेली तो नहीं, बट हाँ, हम वीकली करंट अफेयर को तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें मेनली 25 से 30 प्रश्न हम करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा आज से हमारी ये कोशिश होगी कि आपका जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगा हुआ है, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के उन क्विज पर नजर डालने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, और उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जो लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या आपको लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, सारे टॉपिक्स हमारे रिलेवेंट है? तो ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जहां से लगातार लगातार कमीशन प्रश्न आपसे पूछ रहा है। मैं स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक्स पे बात करूंगा और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान मैं लगातार उन्हीं टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा करूंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के माध्यम से आप उन प्रश्नों को गलत ना करें जो आप अमूमन गलत करते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। क्लियर? तो पूरा फोकस रिवीजन पर होगा और खासकर उस लिमिटेड टॉपिक पर जो कमीशन की नज़र में हमेशा रहता है। हम उन कहानियों पर बात नहीं करेंगे जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात करूं कि मैं सिर्फ 4 टॉपिक लिखता हूं, अभी उन 4 टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक है, वो है उत्तर मुगल शासकों का क्रम। ठीक है? मैं एक एक को लिख दे रहा हूं और मैं बात भी करूंगा। उत्तर मुगल शासक क्रम, ये आप तैयार करिए और हम इन्हीं पे बात करेंगे। दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मराठा। ठीक है? इन मराठा में आपको क्या पढ़ना है वो मैं अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि हम इसी पे काम करेंगे। मराठा में तो एक आपको जो छत्रपति हैं उन छत्रपतियों का क्रम याद करना है। दूसरा आपको पेशवा का क्रम याद करना है, मतलब छत्रपति और पेशवा का क्रम कि किसके बाद कौन है, शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी संभाजी राजाराम, या शिवाजी द्वितीय राजा राम द्वितीय, ऐसे क्रोनोलॉजी में लगाने को आए तो आप कर ले जाए। ठीक है? वहीं पर अगर पेशवा की बात किया जाए, जैसे बालाजी है, विश्वनाथ है, बालाजी द्वितीय है, बालाजी द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, नारायण नारायण राव, माधव राव, अगर ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाएं तो आप उन्हें करने में सक्षम हो। तो ये दूसरा। और तीसरा मराठा से जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो बनता है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष। ठीक है? इन तीनों से ही प्रश्न कमीशन पूछता है, इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है। हालांकि कुछ टर्मिनोलॉजी मराठा से पूछे गए हैं, जैसे सरदेश मुखी और चौथ पूछा गया है, और इनके द्वारा जो भू राजस्व प्रणालियां थी वो पूछा गया है। जो अष्टप्रधान थे उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं इनसे है। ठीक है? तीसरे पॉइंट पे हम किन चीजों पर नजर डालेंगे? तीसरे पे विदेशी कंपनियों का आने का क्रम, यानी जो कंपनी आए हैं उन कंपनियों के आने का क्रम, और सिर्फ आने का क्रम नहीं, अगर वो कंपनियां हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पुर्तगाली आए हैं। ठीक? तो इंपॉर्टेंट ये है कि पुर्तगाली का जो व्यक्ति है यानी पर्सन है वो कौन था, और इनका पहला जो केंद्र है व्यापारिक केंद्र वो कहाँ पर है, पहला वाला, तथा इनके अन्य केंद्र कहाँ पर हैं, अन्य केंद्रों पर इन्होंने कहाँ किया। क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपसे दे रहे हैं, ये है पुर्तगाली, ये है डच, ये है अंग्रेज, ये है फ्रांसीसी। ठीक है? या फिर मान लीजिए ये है डेनिश। ये हो गए, और फिर ये आपको दे देंगे सूरत, गोवा, मुसलीपट्टनम, ठीक है, पौंडीचेरी, या फिर मान लीजिए एक इन्होंने दे दिया चिंसुरा। या श्री रामपुर दे दिया, ये दे दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपको मैचिंग करवा रहे हैं कि इनमें से
कौन सा किसका व्यापारिक केंद्र था। तो एक प्रश्नों का नेचर इस समय ये बन रहा है। तो इसके लिए जरूरी होगा ना कि जितने भी कि विदेशी कंपनियों का आने का क्रम है, उनके जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो एक बार आप जरूर नजर डालें। ठीक है, तो ये तीन हमने आपसे यहाँ पे बातें कर ली। चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पर आता है आंग्ल मैसूर। ठीक, आंग्ल बंगाल, आंग्ल फ्रांसीसी। ठीक है, इनके साथ में जो इनके संघर्ष हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही में कुछ आपको क्रम भी याद रखना है, जैसे बंगाल के शासकों का क्रम, बंगाल के शासकों का क्रम, साथ ही साथ में ये आप मान के चलिए कि जो अवध के शासक हुए हैं उनका भी क्रम। आप उत्तर मुगल शासकों का क्रम तो देख ही रहे हैं। क्लियर है? तो ये कुछ वो सेपरेट टॉपिक है जहां से कमीशन पूछ रहा है। पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये प्रश्न आपसे यही पूछेंगे। एक चीज मैं और यहीं पे आपको बता देता हूं, जैसे जनजातीय आंदोलन है या जनजातीय विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह। ठीक, ये दोनों में आपको एक चीज याद रखना है, इनका क्रम, कौन सा व्यक्ति किससे संबंधित है, ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज अभी जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है कि उनका क्षेत्र, जैसे पावना विद्रोह कहाँ से संबंधित है, संथाल विद्रोह कहाँ से संबंधित है, कोल विद्रोह कहाँ से है, संथाल कहाँ से है, मुंडा कहाँ से है, खासी कहाँ से है, जैंतिया कहाँ से है। ये जो इनके क्षेत्र हैं आंदोलन के या आप संघर्ष के, क्रांतियों के, वो किससे रिलेटेड है, ये एक प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ वो कोर सेगमेंट है जहां से कमीशन आपके प्रश्न पूछ रहा है। और एक बात मान के चलिएगा कि अंग्रेजों का जो मेन स्टार्टिंग माना जाता है वो प्लासी से माना जाता है, प्लासी के बाद से लेकर के। और यकीन मानिए कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ये वाले जो 100 साल हैं, 1700 मान के चलिए कि 1757 के आसपास में या 1765 के आसपास, 1757 से शुरू करिए और आप मान के चलिए कि 1885 के बीच के जो घटनाएं हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्योंकि मेंस में भी एक टॉपिक है, अंग्रेजों की जो नीतियां रही हैं उन नीतियों के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, जनजातीय विद्रोह चाहे किसान विद्रोह, ये अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध ही स्टार्ट हुआ था। जैसे अगर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मेनली भू राजस्व नीतियां लाई गई, उन भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप हमें ये गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो आपको भू राजस्व नीतियां भी जाननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया गया, कहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था लाया गया, कहाँ पर इस्तेमारी की बातें कही जा रही हैं। ये वाले जो सेगमेंट्स हैं वो आपको देखना है। और ये भी देखना है कि कितने भूभाग पे कौन सी नीतियां लागू की गई, किसने लागू की और वो क्षेत्र कौन सा था। ये तीन सेगमेंट है जहां से आपसे लैंड रिफॉर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और इन्हीं क्रम में हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात, अगर यूपी पीसीएस मन का आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी डेटा आपके साथ साझा किया जाता है वो पीसीएस ओरिएंटेटेड ओरिएंटेशन के तहत होता है। वो उसको केंद्र केंद्र में रख करके तैयार किया जाता है। दूसरी खास बात की वो फैक्ट चीजों पर ज्यादा फोकस होते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में वो प्रश्न ना गलत हो जो आप गलत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा और हम एक एक चीजों को बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पुदुचेरी में स्थापित की गई। नीचे दिए हुए में कूट में आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। क्लियर? तो देखिए मित्र, यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जब भी भारतीयों का संघर्ष हुआ है फ्रांसीसियों के साथ में, तो वो चाहे आंग्ल फ्रांसीसी हो
और आंग्ल फ्रांसीसियों का सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है संघर्ष। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों को जो सबसे ज़्यादा टक्कर किसी व्यक्ति ने दी है, वो दिया है फ्रांसीसियों ने। अगर फ्रांसीसियों की मैं बात करूँ तो फ्रांसीसियों के साथ में जो अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ है, उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं या फिर कर्नाटक क्रांति की भी कभी-कभी लिखा मिलता है, बट कर्नाटक युद्ध जानिए। अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का जो युद्ध हुआ है, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ है। आई मीन जो आपके अंग्रेज हैं और फ्रांस, इन फ्रांसीसी आप लिखिए, फ्रांसीसी, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ है, इनमें 3 संघर्ष मेनली है। पहला है आपका आंग्ल कर्नाटक, दूसरा आंग्ल कर्नाटक और फिर तीसरा आंग्ल कर्नाटक। ये 3 संघर्ष हमें देखने को मिलता है अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के मध्य में। अगर प्रथम आंग्ल कर्नाटक की मैं बात करता हूं तो जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक है वो एक्सला सैपल, एक्सला सैपल की संधि के साथ समाप्त होता है। वहीं पर जो आपका आंग्ल और फ्रांसीसी दूसरा है, ये पुदुचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है, पौंडीचेरी की संधि। और तीसरा आपका जो आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष है, ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि आंग्ल और फ्रांसीसी जो संघर्ष हुआ है, ये 1746 से लेकर के और 1763 तक माना जाता है। मतलब 1746 से 1763 तक 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध जो है आंग्ल कर्नाटक का आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है, वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के हुआ है। तीनों संधियां जो हैं वो एक्सला सैपल की संधि, प्रथम आंग्ल कर्नाटक संधि, दूसरा पुदुचेरी की संधि जो है वो आंग्ल कर्नाटक दूसरा है, और तीसरा पेरिस की संधि आंग्ल कर्नाटक तीसरा है। क्लियर। हम उत्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो स्थापना 64 में हुआ है। ठीक है, प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पुडुचेरी में स्थापित किया गया। नहीं मित्र, जो पहली फैक्ट्री है वो पुडुचेरी में स्थापित नहीं किया गया है। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया है। और एक चीज मैं आपको यहीं पे बताऊं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में किया है। ठीक, और अस्थाई फैक्ट्री की मैं बात करता हूं तो ये कहां पर किया है, अंग्रेजों ने सूरत में किया है। सेम एज फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला जो उनकी केंद्र रहा है कंपनियां, वो कहां पर, सूरत में खोला है। और कब, 1668 में खोला है। तो पहला विकल्प आपका सही और दूसरा विकल्प आपका गलत है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो लुई 14वें के शासनकाल में उसका जो मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित की गई थी। और साथ ही में कंपनी देश इंडिस ओरिएंटल से कहा गया था। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोला है। ये चीज भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। क्लियर है। और वहीं पर इनके अन्य केंद्र जो रहे हैं उस पर भी हम अपने अगले प्रश्न पे बात करेंगे, नहीं तो फिर प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें बस आप इतना जानिए कि जो अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हुआ है वो 3 हुए हैं, जिसे हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1746 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ है। जो पहला आपका आंग्ल कर्नाटक युद्ध है उसकी जो संधि हुई वो एक्सला सैपल संधि के साथ समाप्त हुआ है। दूसरा पुदुचेरी संधि के साथ समाप्त हुआ है। और तीसरा अगर आप नजर डालेंगे तो वो किसके साथ समाप्त हुआ है, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ है। तो इन तीनों चीजों पर एक बार आपकी नजर होनी चाहिए। क्लियर। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से किसने 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, बंगाल के नवाब नजामुद्दौला ने, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, या फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं 1765 के, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया। देखिए
मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूं। तो ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं प्लासी की, अंग्रेजों ने मेनली बंगाल में दो युद्ध लड़े, एक है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। ठीक, ये जो प्लासी का युद्ध हुआ है, ये नवाब सिराजुद्दौला प्लस क्लाइव के मध्य हुआ है, जिसमें से क्लाइव विजित होता है। वहीं पे अगर मैं बक्सर के युद्ध की बात करता हूं, अच्छा ये दोनों है कहां, तो ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। बक्सर की अगर मैं बात करूं तो बक्सर में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो था हेक्टर मुनरो। ठीक, लेकिन जो बंगाल के तरफ से लड़ रहा है तो उसमें तीन व्यक्ति शामिल थे। एक तो बंगाल शामिल है, एक अवध शामिल है और मुगल। ठीक, मुगल सम्राट, इन तीनों की संयुक्त सेना बक्सर में युद्ध लड़ती है 1764 में, जिससे हेक्टर मुनरो पराजित करता है। क्लियर। और पराजित करने के बाद में फिर इनके साथ वो अलग अलग संधियां की जाती हैं, और ये जो संधि होती है ये कौन करता है, ये करता है भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव दो संधियां करता है, एक इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरा इलाहाबाद की दूसरी संधि। क्लियर, ये दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होता है, पहली संधि, और जो दूसरी संधि है वो अवध के नवाब के साथ में किया जाता है। चीजें क्लियर हुई आपको? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक, तो जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है वो 12 अगस्त 1765 में हुआ है। इस संधि के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया। अब एक चीज आप समझिएगा, 1765 से, ठीक है, अब बंगाल के दो शासक हो गए, यहीं से दीवानी और निजामत अलग कर दिया गया। दीवानी का काम तो चला गया अंग्रेजों के पास में, लेकिन वहां का जो प्रशासन था वो अभी भी बंगाल के शासकों के पास ही रखा गया। इसके लिए क्या ये जो दीवानी वाला काम था ये अंग्रेजों ने खुद किया था? तो मित्र नहीं, इसके लिए उन्होंने दो व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। एक का नाम था गुलाब चंद और सिताब राय। इन दो व्यक्तियों के माध्यम से दीवानी वाला कार्य को अंजाम दिया गया था। ठीक, तो अब ये जो 1665 है, यहीं से बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, जो कि निजामत का काम अलग और दीवानी का काम अलग देखा गया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई और इस प्रथम संधि के दौरान उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली गई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को किया गया, जिसमें किसके साथ, सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ, और जिसमें इन्हें इलाहाबाद का कड़ा वाला क्षेत्र दिया गया था। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उसके बियॉन्ड हम आपसे कोई बातें नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो बक्सर का युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना भारत में वास्तविक शासक के तौर पर उभरने लगी। दरअसल ये प्लासी नहीं, वो बक्सर युद्ध था जहां से अंग्रेजी सेना मजबूत होती है, क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो भय था वो किससे था, मराठा से था। क्योंकि ऑलरेडी 1764 में जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो अब जो भी मेन शासक थे वो हार चुके, मुगल सम्राट हार चुके, अवध भी यहीं पे समाप्त हुआ और बंगाल पर भी उनका आधिपत्य लगभग स्थापित हो गया। अब इनको
टक्कर देने वाली एक ही सत्ता बची थी और वो थी कौन सी? मराठा। लग रहा था कि मराठा के साथ में इनका संघर्ष होगा, लेकिन सबसे खास बात है कि अंग्रेज बिना मराठा से लड़े ही उन्हें धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देते हैं। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा था, अल्बुबरक था, या फिर पेट्रो केवॉल था, या वास्को डिगामा था? मजे की बात मैं बताऊं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली कौन था? आपका मानना होगा सर जी कहीं ये वास्को डिगामा तो नहीं है? नहीं मित्र, देखिए, अगर मैं वास्को डिगामा की बात करूं तो वास्को डिगामा जो है वो आने वाला पहला व्यक्ति है, वो पहला पर्सन था। जो पुर्तगाली पहला व्यक्ति है वो कौन था? वो वास्को डिगामा है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? गवर्नर का, पुर्तगाली गवर्नर वो कौन है? वो अल्मीडा है, ना कि वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा आता कब है? तो ये 1498 में आता है। कहां पर आता है? तो मित्र, इसका जो स्वागत करता है वो कौन करता है? वहां का शासक जमोरिन करता है। और ये कहां पर आए हैं? तो मित्र, ये सबसे खास बात है कि पुर्तगाली शासक है। और दूसरा आने वाला पुर्तगाली शासक कौन है? वो पेट्रो केवाल है। और अबुब्रक की मैं बात करूं तो 1509 में भारत के साम्राज्य का, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यापारिक कंपनियों के आने का जो क्रम है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक, ये बाकी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक कमेंट करिए कि पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया? पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया, ये आपको बताना है। क्लियर? आपने क्या बताया? कालीकट पे। ठीक है, इन्होंने जो पहली फैक्ट्री के स्थापित की थी वो कालीकट पर किया था। लेकिन अगर आप ढंग से थोड़ा सा नजर डालेंगे तो इनकी जो व्यापारिक कोठी है, वो व्यापारिक कोठी कई बार पूछा गया है। इनकी जो व्यापारिक कोठी है, पहली कोठी स्थापित की गई है वो किया गया है मित्र कोचीन में, और दूसरा किया गया है कुन्नूर में। ठीक है, तो जो पहला व्यापारिक कोठी है वो कहाँ पर है? वो है कोचीन में। और दूसरा इन्होंने स्थापित किया है वो इन्होंने किया है कहाँ पर? कन्नूर में। और इनका जो मेन केंद्र रहा है वो रहा है गोवा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। ये 1505 से लेकर के 1509 तक इसका शासन रहा है। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम रहा है? बहादुर शाह का, जहादर शाह का, मोहम्मद शाह का, या अहमद शाह का? तो ये रहा है जहादर शाह का। और सबसे खास बात है कि इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है इनके शासकों का क्रम। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह मुगल सम्राट का बादशाह बना है। उसके बाद है फिर जहादर शाह। जहादर शाह 1712 से 1713, मतलब औरंगजेब के बाद में कौन है? उसके बाद है बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहादर शाह। जहादर शाह के बाद में मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह। और अहमद शाह के बाद में अगर आप देखेंगे तो फिर हमें इतना क्रम याद रखना है। वहीं पर अगर मैं जहादर शाह की बात करूं तो अजीमुल शान के पुत्र फारूक शियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 में उसे पराजित करके मार डाला था। अब सबसे खास बात है, आप इनका पूरा एक बार क्रम देखिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुगल शासकों का क्रम औरंगजेब के बाद में कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। उनके क्रम में अगर आप थोड़ा सा नजर डालेंगे तो कौन कौन शामिल है? सबसे पहले मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम आता है, जिसे आप शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर के 1712 तक है। बहादुर शाह प्रथम के बाद में फिर कहा कौन आता है? जहादर शाह। जहादर शाह के बाद में फिर फारूक शियार आता है। फारूक शियार से अगर आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी चेंज होना शुरू होता है।
उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला है। दरअसल मोहम्मद शाह का टाइटल है रंगीला, चूंकि इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा रंगीला मिजाज का था। रंगीला मिजाज आप ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, तो मोहम्मद शाह का टाइटल है वो है रंगीला। उसके बाद में अहमद शाह बहादुर, जो कि 1748 से लेकर के 1754 के आसपास का रहा है। उसके बाद में फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिसे आप जफर टाइटल के नाम से भी जानते हैं। तो इनका ये क्रम है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ को तो आपको जानना है। जैसे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सबसे बाद में है, या जिसे आप द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फारूक शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, और साथ ही साथ में बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये इनका क्रोनोलॉजी, ये इनका क्रम है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? आप इन्हें नोट करना चाहें तो कहीं नोट भी कर लीजिए, चूंकि सिर्फ आप बहुत कुछ पढ़ लें लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो मित्र, जो सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वो किसने किया था? क्या वो पुर्तगाली थे? तो मित्र, इनके आने का जो क्रम है वो मैं एक बार आपको क्रम बता देता हूं। सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, ठीक है। इनका जो क्रम है वो है नंबर 1 पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर कौन आया है? डच आए हैं। तीसरे नंबर पर कौन आया है? तो तीसरे नंबर पे इनके आने का क्रम अंग्रेजों का है। चौथे नंबर पर फिर डेनिस है, और डेनिस के बाद में सबसे लास्ट में कौन है? वो है फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली और सबसे बाद में आए हैं फ्रांसीसी। क्लियर? लेकिन अगर वहीं पे मैं संबंधों की बात करूं तो सबसे पहले संबंध किसने स्थापित किए हैं? तो संबंध इनके साथ वही स्थापित करेगा जो सबसे पहले आएगा, और वो आए हैं पुर्तगाली। इसीलिए पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। क्लियर? तो ये उनके आने का क्रम हो गया। व्यापारिक नए मार्गों की खोज हुई थी। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के समुद्र पे पहुंचा। कहां पर पहुंचा था? कालीकट में, जहां का शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और ये कब आया है? तो 20 मई 1498 को अपनी यात्रा समाप्त किया, मतलब वो भारत पहुंचा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्को डी गामा, अल्ब्रुक, या फिर बार्थोलोम्यू डायज, या जॉर्ज ऑक्सडन? तो मैंने आपको पहले ही बताया वो कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क ऑलरेडी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्मीड़ा के बाद में अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में भारत का पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, और इसने पुर्तगाली शक्तियों को इतना ज्यादा बढ़ाया कि उसे भारत में उसकी स्थापित करने की के मामले में वास्तविक शासक के तौर पर जाना जाता है। इसने सबसे पहले क्या काम किया कि 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर उस पर सबसे पहले अपना बेस बनाया, और वहीं से उन्होंने अपना प्रशासन शुरू किया। भारत में पुर्तगालियों का अपना प्रथम दुर्ग 1503 में कहां पर? कोचीन में। वहीं पर दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में स्थापित किया गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपको ये एक बात याद रखना है, ये एक बात याद रखना है, और आपको ये एक बात याद रखना है। ये तीन बातें पुर्तगालियों के संबंध में आपको याद रखना है। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन अगर बंगाल की मैं बात करूं तो बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित कहां पर इन्होंने किया था? हुगली में स्थापित किया था। ये बात आप याद रखिएगा। तो पुर्तगालियों के संबंध में दो या तीन बात आप याद रखिएगा। पहला याद ये रखिए, पुर्तगालियों का वास्तविक जो संस्थापक भारत में माना जाता है वो किसे माना जाता है? वो अल्बुकर्क को माना जाता है। दूसरा कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को छीना था। तीसरी बात आप याद रखिएगा, इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे बनाया है? कोचीन में 1503 में, और दूसरा कुन्नूर में 1505 में बनाया है। वहीं पर अगर मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित किया है, और मेनली इनका जो केंद्र रहा है वो गोवा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे।
बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में बुंदेल, हुगली, चिंसुरा या श्रीरामपुर। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ये हुगली है या श्रीरामपुर है या चिंसुरा है या फिर बुंदेल है। बंगाल में कारखाना डचों की। अच्छा, अब एक चीज आप याद रखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा डचों की बात करता हूं, ठीक है, तो डचों ने जो बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है वो पिपली में किया है, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि डचों ने जो आने का इनका क्रम है ये दूसरे नंबर पे है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। कब किया है मुसलीपट्टनम में? वो किया है 1605 में, ठीक है। 1605 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला केंद्र स्थापित किया है। वहीं पर अगर मैं इनके अन्य केंद्रों की बात करूं तो निजामपट्टनम, ठीक है, निजामपट्टनम के बाद में पुलिकट, पुलिकट के साथ ही में सूरत, चिंसुरा, पटना, ये कुछ प्रमुख केंद्र हैं। सबसे खास बात यह है कि 17 देखिए 1759 में एक युद्ध हुआ है, बेदरा का युद्ध, और बेदरा के युद्ध जो है और यहीं से जो डचों का आधिपत्य है वो धीरे धीरे भारत में समाप्त होने लगा, ठीक। और डचों का जो मेनली केंद्र था वो था मद्रास, ठीक। गोवा किसका है? पुर्तगालियों का। सूरत किसका है? अंग्रेजों का, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका उत्तर मैंने आपको बताया नहीं बताया है? तो उत्तर है पिपली, चिंसुरा नहीं है, पिपली है, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित किया तथा बंगाल में चिंसुरा में स्थापित किया। यहाँ से वो आगे बढ़ते बंगाल में मुख्यतः ये सूती वस्त्र, सोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करने के लिए स्थापित करते हैं। डचों की जो प्रमुख फैक्ट्रियां रही हैं वो सूरत है, भाड़ौच है, अहमदाबाद है, कोचीन है, मुसलीपट्टनम है, चिंसुरा है, पटना है, आगरा है, नागापट्टनम है। मेनली इनका एक चिंसुरा याद रखिएगा क्योंकि ये मैचिंग में कई बार पूछा गया है डचों में। तो 2 या 3 चीजें आप याद रखिएगा कि 1605 में मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम कहाँ है? मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये इनका स्टार्टिंग यहीं से माना जाता है। और फिर बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 में, जो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। फिर यहाँ से डच पराजित होते हैं और ये अपना पूरा साम्राज्य सौंप देते हैं किसको? अंग्रेजों को, और ये वापस चले जाते हैं। क्लियर? अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपनी कंपनी स्थापित किया है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया है, अंग्रेजों के साथ ही में फ्रांसीसियों ने भी अपना स्थापित किया है। और कब किया है? तो ये 1668 में किया। यही रीजन है कि अंग्रेजों के साथ में फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ, क्योंकि एक ही क्षेत्र पे दोनों लोग ऑपरेट करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में सूरत में सबसे पहला कारखाना कब? इन्होंने 1613 में बनाया है। कहां पर? सूरत में। अस्थाई, लेकिन अगर अंग्रेजों की आप बात करेंगे तो अस्थाई तरो के तौर पर इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने का एक रीजन भी है। रीजन ये है कि यहाँ से चीज आपसे लगातार कई बार पूछे जाते हैं कि किसकी स्थापना किसने किया। जैसे अगर आप सेंट फोर्ट जॉर्ज की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, या ये है महाराष्ट्र में, ये है पश्चिम बंगाल, या फिर ये केरला में। तो मित्र ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जो कि ओवरऑल जिसे आप मद्रास भी कहते हैं। देखिएगा, फोर्ट
सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां एक किलेबंद कोठी बनाई थी। यहीं से आप मान के चलिएगा, ये माना जाता है कि फ्रांसिस डे ने किसका, मद्रास शहर की स्थापना किया था और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। अब यहीं से आप कुछ चीज और याद जानिए। जैसे कुछ चीज जानने का मेरा सेंस मित्र ये है कि आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे मद्रास। मद्रास के बारे में आप ये जानिएगा कि इसकी स्थापना किसने किया था, फ्रांसिस डे ने किया था। इसी के बाद में एक और आपने पढ़ा है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने किया था, तो फोर्ट विलियम की स्थापना मित्र वेले जली ने किया था। सेम एज एक आपने और पढ़ा है कोलकाता। कोलकाता की स्थापना किसने किया था, जॉब चौर नॉक ने। ठीक है, इसी के साथ में अवध की स्थापना किसने किया था, अवध की स्थापना शहादत खान ने किया था। और क्या बच रहा है आपका, कोलकाता है, अवध है, मद्रास हो गया, एक और बंगाल। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। और हैदराबाद, हैदराबाद निजाम उल मुल्क, मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना किया था। तो बंबई की स्थापना किसने किया था, प्लीज ये आप कमेंट करिएगा कि बंबई की स्थापना किसने किया। तो बंबई की स्थापना गेराल्ड ने किया था, जिसे आप गेराल्ड अंगियार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मद्रास फ्रांसिस डे, फोर्ट विलियम लॉर्ड वेलेजली, कोलकाता जॉब चारनॉक, अवध शहादत खान, बंगाल मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद निजामुल मुल्क और साथ ही साथ में बंबई गेराल्ड अंगियार ने किया। तो ये कुछ के स्थापना किसने किया है, ये याद रखिएगा क्योंकि कमीशन पूछा है पीवाईक्यू में। क्लियर है, अगले प्रश्नों पे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ड्यूप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या फिर पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। मित्र अगर आप फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो फ्रांसीसी दक्कन में इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि जो अंग्रेजी सेना है या अंग्रेजी फौज थी वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और बैक टू बैक ये फ्रांसीसियों को टक्कर दे रहे थे। क्लियर है, यही मेन रीजन है। एक्टलास एपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है, बिल्कुल है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मित्र अगर आप एक्सलासैपल की बात करते हैं तो एक्सलासैपल प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना था। आंग्ल कर्नाटक कहना शायद उचित नहीं होगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक 2, कर्नाटक 3 या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ये ज्यादा उचित होगा। नहीं तो आप कमेंट करने लगेंगे, भावनाओं पे आप नहीं जाएंगे, आप कहेंगे कि मास्टर गलत बोल रहा है, पहले उसी को घेरने की कोशिश करेंगे। आप हमको घेर के कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका रीजन ये है, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको कुछ फैक्ट डिलीवर करना है, आपको रिकॉल, आपको रिवीजन कराना है। मुझे बिल्कुल साबित करने की आवश्यकता नहीं कि मुझे कितना आता है, क्योंकि पेपर मुझे नहीं, पेपर आपको देना है। क्लियर, तो इसके दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध है वो एक्सलासैपल संधि के साथ समाप्त होता है। क्लियर, यूरोप में एक्सलासैपल की संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के प्रारंभ हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से शुरू भी हुआ है। इसका कारण आंग्ल फ्रांसीसियों का जो प्रथम युद्ध है वो 1746 टू 1748 के आसपास तक चला है। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है, तो दोनों लोग संतुष्ट रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया है, उनका क्रम क्या है। ऑलरेडी ये आपको बताना है, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, तो पुर्तगाली अगर आए हैं तो क्या कहीं पर 4 है, यहाँ पर 4 है, पुर्तगाली, डच,
डच के बाद में फिर अंग्रेज है, अंग्रेज के बाद में फिर डेनिश है और फिर उसके बाद फ्रांसीसी है। अगर यहाँ पे 5वें नंबर पे मैं लिख दूं डेनिश, तो आपका कोड क्या बनेगा? तो आपका कोड बनेगा पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद में डच, डच के बाद में अंग्रेज, अंग्रेज के बाद में डेनिश और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी। ये इनका आने का क्रम है, याद रखिएगा। क्लियर? अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक को दो से मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। यही मैं आपसे बोल रहा था कि लगातार प्रश्न कमीशन के द्वारा पूछा गया है कि पुदुचेरी सूची 1 और सूची 2 में ये है गोवा, ठीक है। पुदुचेरी, गोवा, ट्रनकबार या फिर मद्रास, आपको इनका मैचिंग करना है। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली या डेनिश। मैं ये आपको होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क, ठीक है। अभी या फिर आप कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद में मैं खुद ही बात कर लूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी रही है? लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद या फारुखाबाद? तो अवध के नवाबों की जो पहली राजधानी रही है वो फैजाबाद और दूसरी राजधानी रही है वो लखनऊ रही है। तो पहला और लखनऊ दूसरा, पहले फैजाबाद थी, बाद में फिर लखनऊ बनती है। फैजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत बुरहानुल मुल्क के द्वारा किया गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये ईरानी गुट का नेता था। शहादत खां बाद में सरफतगंज अवध का नवाब बना और मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य में उसे वजीर नियुक्त किया था। तब से अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे। 1775 में अवध के नवाब असाफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित रपटों, अच्छा मतलब ये है कि कुछ रिकमेंडेशंस थे, उन्हें आपको पढ़ना है और उनका सही क्रम आपको लगाना है। नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन अवध द ईयर्स 1849 501 1850 है वो, मतलब 1849 और 1850 और आउटरम रिपोर्ट। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं आउटरम रिपोर्ट की, तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ही आउटरम कुशासन का आरोप लगा करके, देखिएगा, अगर आप बात करते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक नीति हस्ताक्षर नहीं किया या फिर व्यापक नीति के तहत शामिल नहीं किया गया, तो वो कौन सा है? अवध। क्योंकि अवध को व्यापक नीति के तहत नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगा कर किया गया था और उसका जो विलय किया गया था वो आउटरम रिपोर्ट के सुझाव पर ही किया गया था। इसलिए अगर आप इनका क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 1, 2 और 3 ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं। क्लियर? तो कब कब आया है वो भी मैंने आपको बता दिया। और जेम्स आउटरम रिपोर्ट ये 1856 में आया है, जिसके आधार पर या जिसको आधार बनाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। क्लियर है? अगले प्रश्नों पे। अच्छा हाँ, कुछ मेनली इतने ही प्रश्न थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक एक टॉपिक को डेली कवर करेंगे। आज हम आंग्ल मराठा देखेंगे, मतलब हम मेनली मराठा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कहने का मेरा सेंस ये है कि मराठा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें पहला छत्रपति का क्रम, दूसरा पेशवा का क्रम और तीसरा संधि। ठीक है,
तो मित्र आप ये मान के चलिए कि हमें ये तीन चीजें ज्यादातर देखनी होंगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, बाकी आप पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कि मराठा स्टार्टिंग में जो मेन पावर में रहे हैं वो छत्रपति रहे हैं, छत्रपतियों को के पास में मेन पावर माना गया है। लेकिन उसके बाद में छत्रपति के बाद में फिर पेशवाओं का क्रम शुरू होता है। जैसे कि छत्रपति जो राजाराम द्वितीय हैं, राजाराम द्वितीय ने 1749 में उन्होंने एक संधि की और उस संधि का नाम था संगोला की संधि। मैं लिख देता हूँ कहीं पे, यहीं इधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1749 एक संधि होती है संगोला की संधि। संगोला की संधि, और ये जो संगोला की संधि होती है किसके किसके बीच में होती है, तो ये राजा राम द्वितीय और साथ ही में जो आपके पेशवा हैं बालाजी विश्वनाथ, इन दोनों के मध्य में होता है। राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव, सॉरी 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 विश्वनाथ नहीं, माफी चाहूंगा, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इन दोनों के मध्य में 1749 में एक संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि से ही जो मेन वास्तविक पावर है वो छत्रपति से ट्रांसफर होकर के पेशवा में चली जाती है। पेशवा कहने का सेंस ये है प्रधानमंत्री के पास चली जाती है, ठीक है। वास्तविक जो अब शासक बना है वो पेशवाइयों के पास आ जाती है। तो एक संगोला की संधि आप याद रखिएगा, और मजे की बात आप ये समझिएगा, एक और संधि याद रखिए, वसीन की संधि। वसीन की संधि 1802 में ठीक होता क्या है कि 1802 में बाजीराव द्वितीय और जो इंदौर के शासक हैं या इंदौर के होलकर हैं उनके बीच में युद्ध होता है, और इंदौर के जो होलकर हैं वो विजय करते हैं, और साथ ही में जो आपके बाजीराव द्वितीय हैं वो पराजित होते हैं। तो पराजित होने के कारण जो पेशवाइयों की शक्तियां हैं वो कमजोर होते हैं, जिसके तहत 1802 में पेशवा सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए जो वसीन की संधि है, वसीन की संधि के बाद से जो पेशवाइयों की सही मायने में पावर थी वो खत्म हो जाती है, सिर्फ नाम मात्र के वो रह जाते हैं, ठीक है। तो आप एक वसीन की संधि याद रखिएगा, दूसरा संगोला की संधि याद रखिएगा। वसीन की संधि के बाद ही में अंग्रेजों ने सहायक संधि किया था। जो सहायक संधियों का क्रम है वो भी मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। और ये जो वसीन की संधि है दरअसल वसीन सॉरी संगोला की संधि है, संगोला की संधि के माध्यम से जो सही मायने में पावर है वो छत्रपति के से ट्रांसफर होकर के और पेशवाइयों में चली जाती है, ठीक। अब इनका क्रम आप देख लीजिए, तो जो इनका क्रम है मित्र सबसे पहले आपको याद करना है, और याद करने का क्रम आसान है, ऐसा नहीं कि आप गलत कर लेंगे। जैसे अगर आप इनका क्रम देखें तो सबसे पहले आपको शिवाजी महाराज तो याद ही रहेगा, शिवाजी संभाजी राजा राम, ये दो तो आप याद रखिए, ये गलत होने नहीं चाहिए। शिवाजी संभाजी राजा राम, शिवाजी संभाजी राजा राम, आपको याद ही कर लेना है। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं और आप एक कोड के तहत करेंगे तो गलत नहीं होगा। शिवाजी संभाजी राजा राम, फिर आप इन्हीं को रिपीट करिए, शिवाजी साहू जी और राजा राम। साहू जी एक एक्स्ट्रा आ जाते हैं, नहीं तो शिवाजी संभाजी राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी और राजा राम द्वितीय, ये उनका क्रम है। 6 लोग यहीं पे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में फिर साहू जी द्वितीय आ जाते हैं। तो शिवाजी संभाजी राजा राम, शिवाजी साहू जी राजा राम, यहां तक आपको 6 नंबर तक तो याद ही हो जाएगा। शिवाजी संभाजी राजा राम, शिवाजी साहू जी और राजा राम, और जो चौथे और छठवें नंबर पे उनमें आपको द्वितीय लगा लेना है। क्यों? क्योंकि शिवाजी और राजा राम तो ऑलरेडी आप ऊपर देख ही चुके। तो शिवाजी संभाजी राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी महाराज और राजा राम द्वितीय, इनको तो आपको याद ही रखना है, फिर वही साहू जी द्वितीय आपके आ जाएंगे।
तो शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी संभाजी राजाराम, ये तीन याद हो गया। फिर उसके बाद में शिवाजी द्वितीय, साहू महाराज और राजा राम द्वितीय। तो शिवाजी संभाजी राजाराम, संभाजी को आप बीच से हटा दीजिए, तो शिवाजी शिवाजी एक नंबर पर आएंगे, और फिर शिवाजी किस नंबर पे आएंगे, चौथे नंबर पर आएंगे। फिर उसके बाद में राजा राम जी तीसरे नंबर पर आएंगे, और फिर राजा राम जी छठे नंबर पर आएंगे। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं संभाजी, और पांचवें नंबर पे कौन आ रहा है, पांचवें नंबर पर आ रहे हैं साहू जी। तो साहू जी और संभाजी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी जो छत्रपतियों का क्रम है वही है। शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम द्वितीय, वो बात शिवाजी भी द्वितीय है और राजा राम द्वितीय, याद हो गया। शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी महाराज और संभाजी द्वितीय। तो इतने चीजों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी संभाजी राजा राम द्वितीय। क्लियर हो गया ना, अब तो आपका गलत नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा राजा राम द्वितीय को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि राजा राम द्वितीय के टाइम पर ही संगोला की संधि हुई थी बाजीराव जी के साथ में, और वहीं से फिर जो मेनली पावर है वो पेशवाइयों में, और पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री में ट्रांसफर होता है। अब थोड़ा सा हम पेशवा का क्रम देखेंगे, तो पेशवा भी ऐसे ही है, जैसे हमने आपको ये बताया था कि शिवाजी, देखिए शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शिवाजी, साहू जी और राजा राम। बस यहाँ पर आप द्वितीय लगा दीजिए और यहाँ पर आप द्वितीय लगा लीजिए। तो शिवाजी संभाजी राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी महाराज और राजा राम द्वितीय, ये आपका क्रम हो गया है छत्रपतियों का। सेम एज ऐसे ही आपको पेशवाइयों का भी क्रम याद रखना है, जैसे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, मतलब बालाजी, बाजीराव, बालाजी, बाजीराव। तनाव मत लीजिए, याद करने का कुछ तो ट्रिक आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि रीजन है एग्जाम में आपको सही करना है। तो जैसे शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम आपने याद कर लिया, शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी संभाजी शिवाजी साहू जी राजाराम, बाद में दो दो आपको लगाना है, ऐसे याद रखिए। बस आप संभाजी को रिप्लेस कर लीजिएगा साहू जी से। शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम द्वितीय आपको पता ही है। सेम उसी प्रकार से पेशवाइयों का भी क्रम है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, दो दो बार आप बोल दीजिए, बालाजी नंबर एक, बालाजी नंबर दो, और बालाजी बाजीराव दोनों को मिला लीजिए तो तीसरा बन जाएगा। ये तीन अगर आपको याद हो गए तो बाकी तो आप कर ही ले जाएंगे भाई। अगर एक आध भी आपको याद होंगे, दो भी याद होंगे तो भी आप कर ले जाएंगे। हाँ, सन में थोड़ा कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि अगर सन में आप कंफ्यूजन करेंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, कि मामला गड़बड़ ना होने पर। ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, मुझे लगा था कि शायद मैंने आपको गलत बता दिया है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो संगोला की संधि है वो मैंने विश्वनाथ जी के साथ करवा दिया। विश्वनाथ जी के साथ नहीं, वो किसके साथ हुआ है, वो बाजीराव जी के साथ, बालाजी बाजीराव के साथ में हुआ है। ठीक है, तो संभाजी याद रखिएगा, शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये एक दो तीन हो गया। फिर उसके बाद में आपका जो क्रम, मेनली जो क्रम आता है वो किसका आता है, माधवराव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय। मतलब इन दोनों को आप ऐसे याद रखिए, जैसे माधवराव, नारायण राव, जैसे भगवान विष्णु से आप याद रख लिया, उनके दोनों ही नाम है माधव और नारायण। ठीक है, इन दोनों ही नाम है। तो जैसे श्री कृष्ण जी को माधव के नाम से बोलते हैं, हे माधव। ठीक, तो मान के चलिए श्री कृष्ण जी हैं वो थोड़े से बड़े हैं और नारायण बाद में आते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो तो है, बाकी उनके सारे रूप हैं। तो उन सारे रूपों में आप पहले मान के चलिए, भगवान विष्णु को बाद में मान के चलिए। तो माधव राव जी को आप पहले रखिए और नारायण राव जी को आप बाद में रखिए। इस तरीके से क्रोनोलॉजी आप करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो जो पेशवाइयों का जो क्रम है, बालाजी विश्वनाथ,
बाजीराव, बालाजी बाजीराव। तो आप ऐसे याद रखिए, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। चौथे नंबर पे आएंगे माधवराव, पांचवें नंबर पर आएंगे नारायण राव। उसके बाद में फिर वही माधवराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो ये इनका पेशवाइयों का क्रम है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, याद रखिए ये कमीशन पूछता है। तो छत्रपतियों का क्रम है शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम। पेशवाइयों का क्रम है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव। ठीक, ये पांच अगर आपको याद है तो दो तीन तो आगे पीछे आप रपट कर ही लेंगे। तो दो काम आपका खत्म हो गया। अब तीसरा काम हमारा बचा है कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध, सॉरी आंग्ल कर्नाटक नहीं, आंग्ल और मराठा संघर्ष। ये जो आंग्ल मराठा संघर्ष है, इनमें सबसे खास बात ये समझिएगा कि, अच्छा एक चीज आपको बताऊं कि जो मराठा है ना, मराठा के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इनके सीमाएं रही हैं। तो जैसे आप देखेंगे सहायक संधि के तहत, ठीक है, सतारा, सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, वो था आपका सतारा। ठीक है, सतारा है, संभलपुर है। तो ये जो चीजें हैं, इन लोगों ने सहायक संधियों पे हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सहायक संधि नहीं, कि जो अन्य मराठा शासक हुए हैं, जैसे भोसले है, पेशवा है, सिंधिया है, इन लोगों ने भी सहायक संधियां किए थे। लेकिन उन सहायक संधियों के जो क्रम है वो कई बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पेशवाइयों ने कब किया है, तो 1802 में किया। मैंने आपको बताया था कि वशीन सिंह संधि के बाद में पेशवा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं 1802 में। तो पेशवा 1802 में करते हैं, भोसले 1803 में, और सिंधिया 1804 के आसपास सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनका क्रम भी कई बार पूछा गया है कि पेशवा ने कब हस्ताक्षर किया, सिंधियों ने कब हस्ताक्षर किया, साथ ही साथ में सिंधियों के साथ में जो भोसले हैं उन्होंने कब हस्ताक्षर किया है। लेकिन जो आंग्ल और मराठा का संघर्ष हुआ है वो तीन संघर्ष हुआ है, 1775 से 1782, 1803 से लेकर 1805 और 1818 1817 से 18। कभी कभी आपको ये 18 से 16 और 18 से 18 भी मिलता है, लेकिन ये कहीं कहीं मिलता है, बाकी 1817 से और 1818 के बीच ये तीसरा माना जाता है। ये माना जाता है कि जो आंग्ल मराठा तीसरा संघर्ष हुआ है, ठीक है, 1818 में, उसके बाद में फिर जो मराठा शक्तियां रही हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो उस टाइम पे हमारे यहाँ का जो अंग्रेजी व्यक्ति था वो कौन था, वेलेज अली। आप ये याद रखिएगा, वेलेज अली। ठीक, पहला भी वेलेज अली याद रखिएगा, दूसरा भी वेलेज अली याद रखिएगा, तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेज अली। ठीक, अच्छा ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब ये क्या करते हैं कमीशन वाले, अब कमीशन वाले आपसे ये नहीं पूछते हैं, अब कमीशन वाले एक अलग खेल खेल रहे हैं। उनके खेल का क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। ये अब क्या करते हैं कमीशन वाले, अब ये आपसे पूछते हैं, पहला आंग्ल मैसूर प्रथम, दूसरा आंग्ल मराठा प्रथम, आंग्ल नेपाल, आंग्ल सिख। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी। ठीक, अब आपको भी पता है कि आंग्ल मैसूर के साथ ही में लगातार इनकी 4 संधियां हुई हैं। आंग्ल मराठा के साथ में इनके 3 संघर्ष हुए हैं, आंग्ल सिख से भी इनके हुए हैं। आंग्ल फ्रांसीसी जो कर्नाटक का युद्ध है ऑलरेडी 3 हुआ है, तो वो 3 वो हो गए, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 4 3 7, 7 और 3 लगभग 10 11 के आसपास, लगभग 11 और 12 युद्ध हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो 11 और 12 युद्ध हैं, ये अब इनका क्रोनोलॉजी लगवा रहे हैं। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि पहला आंग्ल मराठा, दूसरा आंग्ल मराठा, तीसरा आंग्ल मराठा, या फिर पहला आंग्ल
मैसूर या आंग्ल फ्रांसीसी। ये अब क्या करते हैं कि इन सब को मिला के क्रोनोलॉजी लगवा लेते हैं कि कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। आंग्ल मराठा पहले हुआ है या आंग्ल मैसूर पहला वाला पहले हुआ है या आंग्ल फ्रांसीसी वाला पहला हुआ है। अब ये आपसे इन सब को मिला के पूछ रहे हैं। दूसरी खास बात, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सा व्यक्ति था, कौन सा वायसराय था या कौन सा गवर्नर जनरल था। आंग्ल मराठा के समय कौन सा व्यक्ति था, आंग्ल फ्रांसीसी के समय कौन सा व्यक्ति था, आंग्ल नेपाल के समय कौन सा व्यक्ति था, आंग्ल सिख के समय कौन सा व्यक्ति था, या फिर बंगाल में जब हुआ, आंग्ल बंगाल का संघर्ष हुआ उस समय पे कौन था, आंग्ल अवध का जब विलय किया गया तो कौन था। ये अब इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। मतलब एक तो ये इनका क्रम आपसे लगवा देंगे, दूसरा इन व्यक्तियों के साथ ये मैच करवा देंगे। तो आपको घुमा फिरा के इन्हीं को पढ़ना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन्हीं को ट्विस्ट करना है और जैसे आप इनको ट्विस्ट करेंगे आपका काम चल जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा, तो जो पहला आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ है वो कौन व्यक्ति था, अंग्रेजी लॉर्ड वेलेजली। ये क्यों हुआ है, तो पेशवा उत्तराधिकार के विवाद को लेकर के हुआ है। प्रमुख संधियों में कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है सूरत की संधि, बड़गांव की संधि और सालवाई की संधि। एक संधि इसमें और भी है, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये कब हुआ है, तो ये 1776 में हुआ है। हाँ, 1776 में पुरंदर की संधि हुआ है। तो जो पहला वाला है, मतलब प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष है, सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, सालवाई की संधि और पुरंदर की संधि। सबसे खास बात है ये इन्हीं को क्रोनोलॉजी में लगवा लेंगे। सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, सालवाई की संधि और पुरंदर की संधि, यही आपसे क्रोनोलॉजी में लगवा लेंगे। दूसरी अगर मैं आंग्ल मराठा की बात करूं 1803 से लेकर के 1805, और सबसे मित्र खास बात है कि यहीं पर वसीम की संधि के बाद में जो मराठा है, मराठाओं ने क्या किया है कि फिर सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। मराठा का मतलब है पेशवा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है, क्योंकि इंदौर के होलकर ने पराजित कर दिया था बाजीराव द्वितीय को, और बाजीराव द्वितीय को पराजित जैसे उन्होंने किया उसके जस्ट बाद इन्होंने फिर सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। उसके बाद में फिर देवगांव की संधि है, ठीक, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और रापुर घाट की संधि। अब मजे की बात यह है कि जो ये 1803 में देवगांव की संधि है, इसी के जस्ट बाद में फिर भोसले ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे, याद रखिएगा। भोसले ने किया है और 1804 में फिर सिंधियों ने भी किया है। तो ये सिंधियों ने किया है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि अंग्रेज और भोसले के बीच में हुआ है, और राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ। कई बार ये यही पूछ ले रहे हैं कि कौन सी संधि पर किसने हस्ताक्षर किया है, सिंधियों ने कौन से किया है, भोसले ने कौन से किया है, होलकर ने में को किसने किया है, और खास में आप अगर देखेंगे तो मराठा ने किसने किया है पेशवाइयों में। ये कई बार आपसे इन्हीं को ये मिलाने के लिए पूछ लेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा, सूरत की संधि, बड़गांव की संधि, सालवाई की संधि और पुरंदर की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803-1805 लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में कौन कौन सी संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और रापुर घाट की संधि हुई है। वहीं पर अगर मैं तृतीय आंग्ल मराठा की बात करता हूं 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग उस समय व्यक्ति था, नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पुणे की संधि और मंदसौर की संधि, ये भी क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा 4 संधियां आपको यहां पर देखनी है, 3 संधियां आपको यहां पर देखनी है और 4 संधियां आपको यहां पर देखनी है। इन 4 4 8 और 3 11 संधियों का क्रोनोलॉजी आपको याद करना है। सूरत की संधि 1775, बड़गांव की संधि 1779, पुरंदर की संधि 1776 और वहीं पे सालवाई की संधि 1782 या 1782 में हुआ है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये कब हुआ है, तो सुरजी अर्जुन गांव की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1803 मतलब दिसंबर में हुआ है, 30 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, ये 30 दिसंबर को हुआ है। और ये भी देवगांव की संधि भी हुआ है, लेकिन सबसे खास बात मित्र ये है कि जो देवगांव की संधि हुआ है वो 17 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, ये 17 दिसंबर को हुआ। तो क्रोनोलॉजी में देवगांव पहले है और सुरजी अर्जुन गांव बाद में है। सबसे पहले देवता आएंगे उसके बाद में अर्जुन आएगा, याद रखिएगा, पहले देवता आएंगे फिर अर्जुन आएंगे। तो पहले देवगांव की संधि हुआ है, उसके बाद में सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ है। फिर रापुर घाट की संधि 1805 में,
नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पुणे की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। सबसे खास बात यह है कि इन सारे लोगों को अब जो विलय किया गया हस्ताक्षर के तौर पर, कुछ ने सहायक संधि के तहत किया और कुछ लोगों का व्यापगत नीति के तहत अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। क्लियर? तो इनका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आप जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे, शायद अब नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। सो हमने यहाँ पर ओवरऑल पहला ही दिन में किसको कवर किया था? मराठा को। अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ आई, अच्छा लगा, तो एक बार कमेंट करिएगा, या फिर आप जो चाहते हैं वो आप कमेंट करिएगा। तो मराठा में हमने ओवरऑल देख लिया, मराठा भी हमने देख लिया, जो छत्रपति का क्रम है वो, पेशवाइयों का क्रम है वो। सो गलत मत करिएगा। शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। उसके बाद में फिर माधवराव, नारायण राव। तो ये पांच तो एटलीस्ट आपको याद ही रखना। ये पांच का जो क्रम है, वो पांच का क्रम आपका पेशवाइयों का है। शिवाजी संभाजी राजाराम, शिवाजी साहू जी राजाराम, द्वितीय द्वितीय लगा लीजिएगा, ये पेशवाइयों का क्रम नहीं, छत्रपतियों का क्रम है। क्लियर है? और उनके बीच में जो संधियां हुई है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ सेशन को हम लोग एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट करिएगा।